हेलो इन्वेस्टर, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक कंपनी के बारे में बात करेंगे जो इंफ्रा स्पेस से रिलेटेड है। और अगर मैं बात करूं तो इंफ्रा स्पेस का गवर्नमेंट अगर बोलती है कि हम 2047 तक विकसित भारत बन जाएंगे, तो दोस्तों विकसित भारत का मतलब ये है कि जो डेवलपमेंट्स हैं, जो इंफ्रा स्पेस है, वो एक बहुत बड़ा क्रूशल रोल प्ले कर सकता है आने वाले समय में। और इंफ्रा स्पेस में अगर मैं बात करूं तो मेरे को ये कंपनी इंटरेस्टिंग लगती है। किसी भी तरीके की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा एक पर्सनल व्यू है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। तो आइए हम कंपनी की डिटेल के बारे में बात करते हैं कि मैं किस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, ये कंपनी एक्चुअली करती क्या है और इसका कैसा बिजनेस मॉडल है और किस तरीके की ऑर्डर बुक है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों मैं स्टॉक स्क्रीन पर आ गया हूँ। मैं कंपनी का नाम टाइप करता हूँ एनबीसीसी। तो दोस्तों जो एनबीसीसी कंपनी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नवरत्न एंटरप्राइज है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो दोस्तों ये जो कंपनी है एनबीसीसी, ये मेनली 3 सेगमेंट में काम करती है। एक सेगमेंट का नाम है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, जिसको पीएमसी कहते हैं। उसके बाद ईपीसी जो मैंने आपको बताया, इससे पहले मैंने आपको एक कंपनी के बारे में और बताया होगा जो जेंसोल इंजीनियरिंग थी, उसमें भी ईपीसी का काम होता है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। उसका मैं मीनिंग आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एंड रियल इस्टेट तीसरा इनका जो बिजनेस मॉडल है उस पर काम करती है। तो दोस्तों अगर हम रीड मोर में जाएं, डिटेल में बात करें, तो पीएमसी के अंदर सिविल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस में काम ये करती है। मतलब रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस वगैरह बनाती है, उनको कंस्ट्रक्ट करती है, हॉस्पिटल्स वगैरह बनाती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाती है। रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको रीडेवलप भी करती है। सेकंड सेगमेंट की बात कर लेते हैं तो इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन है। इट एग्जीक्यूट्स प्रोजेक्ट्स सच एज हाई राइज चिमनीज, cooling tower, coal handling plants, etc. Services include project conceptualization, feasibility studies, detailed project reports, basic and detailed engineering, procurement, construction, commissioning and testing and handling it over to clients in ready to use and functional condition। जैसा दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ, ईपीसी का मतलब ये होता है कि डिजाइन से लेके उसकी आपने क्या करा, कंपनी ने उसका डिज़ाइन तैयार किया, उस डिज़ाइन बनाने के बाद उसके लिए क्या मटेरियल चाहिए वो पूरा मटेरियल प्रोक्योर करना और उसके बाद उसको कंस्ट्रक्ट करना और उसके बाद रेडी टू यूज़ कंडीशन में उसको क्लाइंट को हैंड ओवर करना। ये इसका दूसरा सेगमेंट में ये काम है ईपीसी में। तीसरे सेगमेंट की बात कर लेते हैं जो है रियल इस्टेट डेवलपमेंट। तो इसमें ये क्या करती है कंपनी, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट सच एज अपार्टमेंट्स एंड टाउनशिप एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट सच एज कॉर्पोरेट ऑफिस बिल्डिंग एंड शॉपिंग मॉल्स। रेवेन्यू स्प्लिट की बात कर लें FY23 में, तो यहाँ पे पीएमसी से इनका 92% रेवेन्यू आता है। इट मीन्स ज़्यादातर रेवेन्यू जो वो पहले वाले सेगमेंट से आता है। रियल इस्टेट से 2% का रेवेन्यू आता है और ईपीसी से इनका 6% का रेवेन्यू आता है। मेन इनका जो काम है, ज़्यादातर रेवेन्यू इनका पीएमसी से ही आता है, जिसको ये बोलते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। उसके बाद दोस्तों ओवरसीज ऑपरेशन की बात कर लेते हैं, मतलब इंडिया के बाहर कहाँ का काम चल रहा है। तो कंपनी हैज़ इट्स ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स इन दुबई, मालदीव्स, मॉरिशस एंड सेचिल्स। आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ मैं इसको क्या बोलते हैं। चलो इसके आगे बढ़ते हैं। तो इट हैज़ प्लान्स फॉर प्रोजेक्ट इन बुरुंडी एंड मंगोलिया। तो इन जगह भी इनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। सब्सिडरीज एंड जेवी, एक्चुअली क्या होता है, कई कंपनीज की सब्सिडरीज होती है और जेवी मतलब जॉइंट वेंचर होता है। तो WOS एनबीसीसी सर्विसेज लिमिटेड, HSCC इंडिया लिमिटेड, एनबीसीसी DWC LLC दुबई। अदर सब्सिडरी की बात करें तो हिंदुस्तान स्टील वर्क कंस्ट्रक्शन 51% की स्टेक होगी इनमें। और जेवी की बात करें तो रियल इस्टेट डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ राजस्थान लिमिटेड, यहाँ पे 50-50% का जेवी है। फॉरेन कोलैबोरेशन की बात कर लें तो द कंपनी हैज़ कोलैबोरेटेड विद JSB of Belarus to undertake infrastructure and energy development projects in India and the Republic of Belarus and the Department of International Development India to strengthen, promote and develop sustainable smart cities, integrated smart railway station with green building technology in India। दोस्तों ये कंपनी मेरे को इसीलिए इंटरेस्टिंग लगती है। और अगर इसकी ऑर्डर बुक की बात कर ले तो कंपनी हैज़ एन ऑर्डर बुक ऑफ ₹55,300 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है H1 FY24। H1 मीन्स ये होता है दोस्तों जो ईयर चलता है, तो फर्स्ट हाफ जो है और सेकंड हाफ जो है 6-6 महीने के 2 हाफ होते हैं। तो फर्स्ट हाफ तक ये बोलता है कि 55,300 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है। और 7,000 करोड़ का ऑर्डर जो है वर सिक्योर्ड इन FY24 इटसेल्फ फ्रॉम केरला हाउसिंग बोर्ड, गवर्नमेंट प्रेसेस रीडेवलपमेंट और रेवेन्शो यूनिवर्सिटी, PWD पांडुचेरी, बोकारो स्टील ETC। द कंपनी हैज रिसीव न्यू ऑर्डर ऑफ 80 करोड़ फ्रॉम रिनोवेशन रीफर्बिशमेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग लोकेटेड इन विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी इन अक्टूबर 23। 210 करोड़ का ऑर्डर मिला इन्हें मेडिकल एजुकेशन रिसर्च हरियाणा से। इन्होंने ये MOU भी किया हुआ ICI के साथ प्लानिंग वगैरह के लिए, डिजाइनिंग वगैरह के लिए। अब दोस्तों इसके मेन पार्ट की बात कर लेते हैं, वो क्या है, तो उसके बारे में आपको दिखाता हूँ कि इसका मेन पार्ट क्या है।
फंडामेंटल्स की कुछ बात कर लेते हैं। तो मार्केट की जो कैप मतलब इस कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 32,902 करोड़ रुपए की है। तो इट मीन्स ये कंपनी जो है वो लार्ज कैप में डील मतलब लार्ज कैप की कंपनी है। करंट प्राइस 183 चलता हुआ, अभी ये 6 से 7% बढ़ा था जब इसको ऑर्डर मिला था, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्डर मिला था जिसकी वजह से बढ़ा है। उसके बाद कंपनी का जो हाई है शेयर का वो 198 का है, 47 का लो है। स्टॉक का पी 59 का, बुक वैल्यू 12 रुपये की है। अगर बुक वैल्यू के हिसाब से कंपेयर करें तो शेयर मुझे महंगा लगता है, बट आरओसी आरओई की बात करें तो कंपनी की आरओसी और आरओई बहुत ही मजबूत लगती हुई। अगर हम और नीचे चले जाएं तो कंपनी के क्वार्टरली प्रॉफिट्स की बात कर लें तो इसमें आप देखेंगे कि सेल्स जो है कंपनी की वो आपका क्वार्टरली बेसिस पे है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये क्वार्टरली बेसिस पे है। तो अगर जून 2024 में मैं प्रॉफिट की बात करूं तो 92 करोड़ का दिखाई दे रहा है, जो कि 57 करोड़ का था एक साल पहले। तो कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट की बात कर लें तो जो जून में 77 करोड़ का हुआ करता था, नाउ इट बिकेम 107 करोड़। तो नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट मतलब दोस्तों पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यहाँ पे भी ग्रोथ है। अगर मैं बात करूँ क्वार्टरली बेसिस पे तो कहीं ना कहीं डिक्लाइन है, क्योंकि अगर आप मार्च के बाद जून क्वार्टर आता है, मार्च में 141 करोड़ का नेट प्रॉफिट था जो कि 107 रह गया है। तो देखा जैसा मैंने आपको बताया है कि जब आप कंपनी का किसी का एनालिसिस करते हैं तो आपको क्वार्टरली की जगह ईयरली कंसीडर करना पड़ता है, क्योंकि क्वार्टरली जो रेवेन्यू है या प्रॉफिट है वो किसी भी कारणवश नीचे ऊपर हो सकता है। बी इट द रीज़न उसका ये भी हो सकता है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, या किसी तरीके से कंपनी का प्रोजेक्ट है किसी पर्टिकुलर एरिया में बंद हो गया है, उसको इन्होंने रिन्यू किया है। तो इस तरीके की चीज़ें चलती रहती हैं, बट आपको ओवरऑल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंक्लूड करना चाहिए कि आपको सेल्स बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, घटती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर हम ईयरली बेसिस पे बात कर लें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो मार्च 23 में 345 करोड़ का था, नाउ इट बिकेम 513 करोड़। और नेट प्रॉफिट जो है वो 278 करोड़ से 414 करोड़ हो गया दोस्तों। सेल्स ग्रोथ की बात करें कंपाउंडेड तो 10 साल में 10% की 10% के हिसाब से बढ़ती हुई सेल्स इसकी। और बैलेंस शीट में अगर बात कर लें तो रिजर्व्स बढ़ते हुए, बोरोइंग्स जो है वो बहुत ही मतलब आप ये कह सकते हैं नील ही है। मतलब अगर बोरिंग्स में देखेंगे तो आपको मार्च 23 तक तो किसी भी तरीके का कोई कर्जा नहीं था। फिक्स असेट ओवर द ईयर्स बढ़ती हुई, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती हुई दोस्तों। अगर इन्वेस्टमेंट मार्च 24 में देखोगे तो आप 21 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट थी, नाउ इट बिकेम 276 करोड़। तो यहाँ पे कंपनी अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रही है। उसके बाद अगर हम कंपनी के बात कर लें प्रमोटर्स की स्टेक की, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रमोटर्स की जो 61% की स्टेक है, FII की 4.5% के अराउंड की स्टेक है, DII की 9.5% के अराउंड की स्टेक है और पब्लिक की 24% की स्टेक है। तो आप ये बोल सकते हैं कि FII DII की कहीं ना कहीं एक डिसेंट स्टेक है, प्रमोटर्स की अच्छी स्टेक है, पब्लिक की भी 24% की स्टेक है। दैट वोंट माइंड मी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ जिसके बारे में बात करेंगे, वो है इसके ऑर्डर बुक। जैसे मैंने आपको बताया अभी अराउंड इस पर 55,000 करोड़ का ऑर्डर है, बट हम ऑल में जाके आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या हो रहा है इस कंपनी के साथ, रिसेंटली क्या क्या डेवलपमेंट्स आई हैं। तो आप मैं जैसे ये PDF खोलता हूँ, ये लिंक यहाँ से हट गया है अभी। आप ये देखेंगे कि 528 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है कंपनी को यहाँ पे 14 अगस्त के आसपास। उसके बाद मैं और नीचे जाऊँ तो क्वार्टरली रिजल्ट्स मैंने आपको बोला कि जैसे भी अच्छे नहीं है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। अब मैं आपको एक और दिखाता हूँ। तो यहाँ पे कंपनी ये बोलती है कि इनको 719 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, जिसमें ये बोलेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू बिल्डिंग बाय डेमोलिशिंग द एग्जिस्टिंग बिल्डिंग ऑफ द हैदराबाद चैप्टर ऑफ ICSI एट आनंद नगर कॉलोनी, खेराताबाद, हैदराबाद। मतलब जो हैदराबाद में ICSI मतलब इंडियन मतलब ये कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट है, उसकी जो पुरानी बिल्डिंग है उसको डेमोलिश करके नई बिल्डिंग बनानी है। उसमें ऑलमोस्ट 10 करोड़ का ऑर्डर है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ 2 लैंड पार्सल इन झांसी ऑन सेल्फ सस्टेनेबल मोड, वहाँ से 710 करोड़ का ऑर्डर मिला है दोस्तों। इसकी डेट है, वो डेट है 12 अगस्त। उसके बाद हम 12 अगस्त के नीचे चलते हैं तो आप ये देखेंगे यहाँ पे 15,000 करोड़ का ऑर्डर फिर दोस्तों मिला हुआ है अगस्त के अंदर ही। तो ये हम देख लेते हैं 15,000 करोड़ के ऑर्डर में क्या है। तो ये बोलते हैं 15,000 करोड़ का जो ऑर्डर है वो 9 अगस्त को मिला हुआ है। अगर हम बात करें तो इसमें ये बोलते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ सैटेलाइट टाउनशिप स्प्रेड ओवर 406 एकड़ ऑफ रखे गंद आशाख बेमनिया श्रीनगर जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पे श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से इन्हें 15,000 करोड़ का ऑर्डर मिला है दोस्तों। उसके बाद और नीचे चले जाते हैं तो आप ये देखेंगे 50 करोड़ का ऑर्डर यहाँ मिला हुआ है। ये आपका जो है 1 अगस्त की डेट है। उसके बाद 443 करोड़ का ऑर्डर है जो 30 जुलाई को दिख रहा है आपको। उसके फिर मैं नीचे जाऊँगा, फिर 411 करोड़ का ऑर्डर दिख रहा है आपको जो 29 जुलाई को है।
उसके फिर नीचे जाऊँगा तो 36 करोड़ का ऑर्डर आपको दिखाई दे रहा है, जो कि डेट है 11 जुलाई। उसके नीचे फिर जाऊँगा तो 36 करोड़ का ऑर्डर दिखाई दे रहा है, जो कि डेट है 4 जुलाई। तो दोस्तों इस तरीके की एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। गवर्नमेंट मतलब मेरे को एक तरीके से नवरत्न एंटरप्राइज है। पीएसयू बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी लगती है मेरे को इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। दोस्तों इस कंपनी में अगर आपको निवेश करना है तो आप अपना पर्सनल व्यू बनाएं, अपने एडवाइज़र से राय लें। मेरा किसी भी तरीके का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आई जस्ट वांट टू प्रेजेंट द डेटा इन द डिटेल्ड वे, जिससे आपको समझ में आए कि जब एक कंपनी का एनालिसिस करते हैं तो उसमें आपको ये देखना होता है कि उसकी एफआईआई डीआईएस की क्या होल्डिंग है, किस तरीके का बिजनेस मॉडल है, किस तरीके की ऑर्डर बुक है, फंडामेंटल्स कैसे हैं। इस वीडियो में वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, क्योंकि इससे क्या है, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और आपको भी हेल्प मिलेगी। मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके कंटेंट लेके आऊँगा जिससे वी कैन ग्रो टुगेदर दोस्तों। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।